अब हमारा काम क्या है, इस ऑसिलेशन का आपको क्या निकालना है बेटा, टाइम पीरियड। अब देखो कैसे निकालते हैं, तो देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले इतनी बात सबको समझ में आ गई ना कि ऑसिलेट क्यों करेगा। देखो मुद्दे की बात ये है बेटा, देखो और एक और बात बताता हूँ, जेई चाहे नीट जब क्वेश्चन डिफिकल्ट करता है बच्चों ना, तो दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करता है। जैसे देखो यहां अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट मिक्स किसका हो गया, एसएचएम का मिक्स हो गया। एसएचएम कहां पढ़ा था हमने, 11th में। 11th के कॉन्सेप्ट को इसने मिक्स कर दिया, जेई के 12th के कॉन्सेप्ट में मिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या करूं देखो, तो कोई बात नहीं, 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दुनिया का कोई भी एसएचएम हो उसके फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा F इक्वल टू माइनस के एक्स या F इक्वल टू के एक्स। माइनस पे यहां डायरेक्शन बताता है। हाँ नहीं, दुनिया में कोई भी फोर्स हो अगर वो एसएचएम करेगा तो उसके फोर्स का डायरेक्शन होगा F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है ना, तो बेटा माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एसएचएम में थोड़ा सा 11th का है, घबराओ मत, अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई मत घबराए। अगर उसको लग रहा है कि नहीं मेरे 11th में उड़ा पड़ा है, तो बस इतना याद रखना कि बेटा दुनिया में जो भी एसएचएम कर रहा होगा उसका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो बेटा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो F इक्वल टू के एक्स टाइप का होगा। ठीक, अब देखो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं बेटा, ये अभी के लिए नहीं है, ये अभी के लिए नहीं है बेटा, इसको इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ये आगे जाके मिला देगा किसी भी चीज में। बस आपको एसएचएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एसएचएम मुझे कब कब कैसे कैसे सोचना है। दुनिया में कोई भी एसएचएम कर रहा होगा तो इस तरीके से उसका फोर्स होगा। तो बेटा जब आप इक्वेशन लिखना तो फोर्स को ऐसा बनाने सोचना, ऐसा कैसा, एक तरफ F हो एक तरफ X हो, बीच में अब जो बच जाएगा वो K होगा। तो आप हमेशा एक इक्वेशन लिखना फोर्स की, और फोर्स को अलग करना, X को अलग करना, जो बीच में बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, K। अगर बेटा K आपको पता चल गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। समझ में आया? तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि दुनिया में कोई भी एसएचएम का क्वेश्चन आए, आपको एक इक्वेशन फोर्स की लिखनी है। फोर्स की इक्वेशन लिखते वक्त F एक तरफ करना है, X एक तरफ करना है, जो बीच में बच जाएगा वो क्या होगा, K। बस K आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर देना, टाइम पीरियड का आंसर हो गया। तो मैं वही काम अब करने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, मैं वही काम यहां करने जा रहा हूं। ठीक है ना, मैं करूंगा, चिंता मत करो, इसको मैं लिखवा दूंगा, ये तो मैं आपको समझा रहा था। लेकिन बेटा ये एक देखो, फिजिक्स में आप एक कॉन्सेप्ट सीखा करो तो आगे के लिए सीखा करो, अभी के लिए नहीं। अभी तो है ही इस क्वेश्चन में, आगे भी अब आपके माइंड में फीडबैक होना चाहिए। तो देखो बेटा, अगर मैंने इस स्मॉल चार्ज क्यू को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं फिर टाइम एंड अगेन लिख रहा हूं, जिससे आपको याद हो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्मॉल चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा बेटा, तो ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो चार्ज फोर्स इधर लगेगा। तो बेटा इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो F इक्वल टू क्या होता है बेटा, QE होता है ना। तो बेटा मैं केवल अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड तो सबका वैल्यू मैं प्लस ले रहा हूं। तो बेटा F इज इक्वल्स टू होगा क्या, Q इंटू E, पूरा रख दो, E कितना है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब सुनो बेटा, हमने अभी आपको बताया कि अगर ये एसएचएम कर रहा होगा तो F इक्वल टू के एक्स टाइप का होना चाहिए। अब उस K में X नहीं होना चाहिए। देखो अगर अगर जैसे बोलोगे सर आ गया, कुछ बच्चे बोले तो बोलेंगे सर देखो X अलग कर दो, ये बीच में जो बचा वो पूरा K नहीं है, क्योंकि इसमें X का एक और टर्म आ रहा है, हम नहीं मानेंगे अभी इसको। तो देखो इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक हिंट दिया है कि रिलीज बाय डिस्प्लेसिंग इट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है ना, बाय स्मॉल अमाउंट या बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस मिला है, मतलब बेटा एक्स को क्या करोगे, नीचे वाले एक्स को आर की तुलना में नेग्लेक्ट कर दोगे। बेटा रिंग बड़ी है, फील करना, रिंग बड़ी है, जो हमने डिस्प्लेस करा है वो क्या है, छोटा है। तो एक्स की तुलना में आर और एक्स में जब कंपेरिजन होगा बेटा, तो एक्स को यू कैन नेग्लेक्ट। तो बेटा जब नीचे वाले एक्स को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, अब क्या बचेगा ऊपर, ध्यान से देखो, के क्यू क्यू एक्स तो बचेगा, नीचे क्या बचेगा, एक्स नेग्लेक्ट कर दो बेटा, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो क्या बचेगा बेटा, आर क्यूब। तो देखो वही बात जो मैं अभी बता रहा था, एक तरफ एफ हो गया, एक तरफ क्या बचा, के क्यू क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स बचा। बेटा ये जो पूरा है ना वो क्या हो गया, के हो गया।
ये जो पूरा है वो क्या हो गया के। तो बेटा इस एसएचएम का टाइम पीरियड कितना आएगा, इस एसएचएम का टाइम पीरियड आएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई चार्ज का मास जो स्मॉल चार्ज m अपॉन के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब। बेटा ये आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर 2 पाई m इंटू आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यूब। खत्म। समझा ना बेटा, ये डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगता है इसमें पहली बार। और देखो इसमें बस ये है कि आप याद रख लो बच्चों, आप धीरे धीरे जीवन में कभी भी अगर एसएचएम आएगा तो मुझे क्या सोचना है, एसएचएम में आएगा तो मुझे क्या सोचना है ये आप याद कर लो। एसएचएम आएगा तो आपको यही सोचना है कि मुझे एफ इक्वल टू के एक्स बनाना है, यानी एफ को अलग करके एक्स को अलग करके जो बचेगा वो के होगा। ठीक है ना बेटा, एफ और के को अलग करके जो बचेगा वो के होगा। तो ऐसे देख लो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, देखो बस जे के लिए नीट के लिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी पड़ती है। अब जैसे बहुत अच्छा पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो यही आएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, मतलब कोई चेंज डेटा में भी नहीं, यही आएगा। हाँ बस हो सकता है न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब वैल्यू सबकी दे दे, अदरवाइज आएगा तो यही आएगा, ये भी फिक्स होता है। तो कई बार उतना डिफिकल्ट एग्जाम, इतना डिफिकल्ट एग्जाम होता तो 720 कैसे लाते लोग, 300 में से 300 स्कोर कैसे करते, ऐसे ही करते हैं। अब जैसे मान लो आप ये पढ़े नहीं रहते, केवल केवल सीबीएसई पढ़ के रह जाओ, बेटा ये क्वेश्चन आ गया कैसे करोगे। लेकिन जो क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखा है, रोज अपने नोटबुक को 10 बार 12 बार रिवाइज कर चुका है, तो उसको याद रहेगा ना कि हाँ ऊपर एमआर क्यूब टाइप का कुछ होता है, नीचे के ऑप्शन में देखेगा, टिक मारेगा, आगे चला जाएगा। तुम परेशान रहो, तुम्हारा नंबर चला गया। वो आर्क वाला क्वेश्चन आ देगा, बना देगा 60 डिग्री ऐसे करके। अब आप देखो उसको आप सॉल्व करो, आप परेशान हो, बस कुछ नहीं, बस जो फॉर्मूला जानता है 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 लगा दो, खत्म करो, आगे बढ़ो। तो वही होता है डिफिकल्टी बोर्ड और जेई का, यही अंतर होता है, और ज्यादा अंतर नहीं होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ मैं मानता हूँ कि बेटा बहुत अच्छा कर सकते हो अगर इन सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। सीबीएसई को मैं इसमें कंप्लेन करता हूँ, पहले ये चीजें आज से 5 साल पहले 6 साल पहले सब सीबीएसई में, सब सीबीएसई के अंदर थी, ये सारा ये डिराइवेशन सीबीएसई के अंदर वाले क्वेश्चन में हुआ करता था, बुक के अंदर। जेई के लिए पढ़ते थे तब जेई एडवांस पढ़ते थे सीधे, एआईट्रिपल की कोचिंग बहुत कम होती थी, सीधे कोचिंग होती थी आईआईटी की। जेई मेंस की कोचिंग, जैसे अब जेई मेंस और जेई एडवांस होने लगा है, पहले केवल हुआ करता था एआईट्रिपल और आईआईटी, तो अब उसमें आईआईटी अलग एग्जाम होता था, एआईट्रिपल अलग एग्जाम होता था। तो एआईट्रिपल में आराम से रैंक आ जाती थी क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी काफी पढ़ लेते थे। जेई एडवांस की प्रिपरेशन होती थी, उसमें फिर थोड़ा लेवल और बढ़ा के प्रैक्टिस करते थे। हालांकि ये लेवल अगर देखोगे ये वाले क्वेश्चन का तो प्रॉपर जेई एडवांस का है बेटा, जेई एडवांस में भी तो फुल मार्क्स आते हैं, कैसे आते हैं, इसी से आते हैं, ये प्रॉपर लेवल कुछ एडवांस का है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, ठीक है ना। देखो एक और बात बताता हूं बच्चों, अभी आपने देखा कि अगर एक रिंग है, फिर से कहानी घूम फिर के वहीं पहुंच रही है, इससे x डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा, कितना होगा बताओ, बताओ बेटा रसिका, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। अब देख रहे याद करो बेटा, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, आपको याद हो जाए, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, याद करो। अब तो 4-5 बार लिख चुका मैं, ठीक है बेटा, ये हुआ। तो अब एक बात सोचो बेटा, अभी जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा उसमें x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, 3/2 है ना बेटा। तो इसमें x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, इंफिनिटी। अच्छा x बहुत बड़ा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है बताना, अभी किया था, x की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो तो e का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है ना। अब बेटा x की वैल्यू इंफिनिटी डालना,
x की वैल्यू इन्फिनिटी डालना, जीरो। तो बेटा अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो फील्ड क्या होगा, जीरो। अब इसी फॉर्मूले में x की वैल्यू जीरो डालना, इस फॉर्मूले में x की वैल्यू जीरो डालना, तो फील्ड क्या होगा, जीरो। अब एक बार समझो, अब देखो यहां एक और क्वेश्चन राइज हुआ कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, और इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो इसका मतलब है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ होगा और फिर जीरो हुआ होगा। अरे मतलब तो यही हुआ ना कि सेंटर पे जीरो है, इंफिनिटी पे जीरो है, लेकिन बीच में जीरो नहीं है, तो इसका मतलब बीच में कहीं वैल्यू बढ़ी होगी, बढ़ने के बाद एक पॉइंट मैक्सिमम हुआ होगा, फिर जीरो हुई होगी। अब हमें पता लगाना है कि फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ऐसे एंगल थोड़ी है, अरे एंगल तुम पूछ रहा हूं, नाम तुम बता रहे हो, पता। बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। बेटा x इक्वल टू जीरो पे भी जीरो है, और x, बेटा समझ रहे हो बात क्या मैं बोल रहा हूं। बेटा x की वैल्यू इन्फिनिटी डालो इस फॉर्मूले में, तो बेटा x की वैल्यू जब बहुत बड़ी हो तो ये फॉर्मूला लगता है, अभी हमने करा भी था। बेटा x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो जीरो, इस फॉर्मूले में जब x की वैल्यू जीरो डालोगे तो जीरो, यानी x की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेंटर में हो। x की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी, जब ये वाला पॉइंट बहुत दूर हो। तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है, दिमाग में आपको उठना चाहिए कि जब दोनों ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो बीच में ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब हमें वही पॉइंट निकालना है, तो फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ठीक बेटा, ये ऐसे ड्राइंग है कि ये पॉइंट हमें बताना है बेटा जहां एक्स की वैल्यू बतानी है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ठीक है ना, यहाँ ई मैक्स हो जाएगा। उस पॉइंट पे ग्राफ मैंने बनाया एक काइंड ऑफ, बेटा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। बच्चों देखो, जीवन में आप लोगों ने ये सब चीज देखा नहीं होगा, फिर बता रहा हूं मैं। जब आपको किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम निकालना हो, खासकर बायो वाले बच्चे ध्यान दें, मैथ वालों का एक बार फिर से सामना हो जाएगा, लेकिन बायो वालों का नहीं होगा, इसलिए फिजिक्स के सहारे रहना पड़ेगा। कि बेटा जब आगे कहीं भी देखो, फायदा क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, उसको एक्लेमेटाइज करो, उसको इंपॉर्टेंट स्टार स्टार लगा के रख दो। जैसे अभी बताया था टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट, कि आगे कहीं भी आपको बोले कि इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालो, दिमाग में तुरंत आना चाहिए एफ होगा, एक्स होगा, बीच में जो बचेगा के होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, याद रखना है आपको। अब दूसरी बात बताने जा रहा हूं कि बेटा जब कभी भी आपको किसी का मैक्सिमम निकालना हो फिजिक्स में, या मिनिमम निकालना हो, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, जीरो। अब ऐसा क्यों है, देखो लॉजिक बताता हूं। बेटा स्लोप, अगर हर पॉइंट का देखो स्लोप अलग है, इस पॉइंट का स्लोप अलग है, स्लोप जानते हो ना बेटा, डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप देता है। तो इस पॉइंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव, मैंने बताया था tan थीटा स्लोप होता है, तो tan थीटा स्लोप होता है। तो इस पॉइंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बेटा इस पॉइंट का स्लोप क्या है, थीटा ज्यादा है, तो इस पॉइंट का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो अब इसका मतलब आपको आइडिया है कि भाई डिफरेंशिएशन इधर वाले का क्या होगा, पॉजिटिव, उधर वाले का क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन सबसे ऊपर अगर लाइन खींचोगे, टेंजेंट खींचोगे, तो ऐसे ही चला जाएगा ना स्ट्रेट। तो इस वाले पॉइंट का स्लोप क्या है, जीरो। इस वाले पॉइंट का स्लोप क्या है, जीरो। अरे दीपांशु क्या हो गया, लेट कैसे, आ जाओ तुम 5 बजे आ जाया करो, ठीक है दीपांशु, मैथ वाले क्लास को छोड़ के। मैथ फ्राइडे सैटरडे 5 बजे आ जाएगा, ठीक है ना, फ्राइडे सैटरडे 5 बजे, ठीक है दीपांशु, किसी न किसी की क्लास होगी 5 बजे फ्राइडे से। बाकी दिन का टाइम टेबल फिक्स है, फ्राइडे सैटरडे का 5 याद रखो। देखो बेटा, तो ये जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है, उस पॉइंट का स्लोप क्या है, बोलो, जीरो। स्लोप जीरो है ना बेटा, तो स्लोप कौन देता है, डिफरेंशिएशन। यानी हमें डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट निकालना है जहां का स्लोप क्या है, जीरो। तो बेटा यानी मुझे डी बाई डी एक्स को क्या करना है, जीरो। ये काम है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करना है और ई का डिफरेंशिएशन करना है, और बेटा डी बाई डी एक्स को क्या निकालना है, जीरो। तो चलो करते हैं।
बेटा डी बाई डी एक्स, देखना मैं गलत ना करूं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, वही बोलता हूं थोड़ा मैथ अच्छा होना चाहिए। जितने लोग को डिफरेंशिएशन मतलब वैसे मैंने बढ़ाया था, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो बेटा यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ऊपर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो, दूसरे वाले को जैसे का तैसा माइनस लगा लो। अब दूसरे वाले को जैसे का तैसा लिखो, दूसरे वाले को जैसे का तैसा लिखो, यानी पहले वाले को जैसे का तैसा लिखो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। बताया था ना बेटा, यहां देखो x का दो फंक्शन है, एक ऊपर और एक नीचे। तो अब यहां पे मैं क्या करूं, जो कांस्टेंट है इसको क्या करना है, जीरो करना है ना बेटा, तो जो कांस्टेंट है उनको हटा दो। तो इसका मतलब कितना हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। के क्यू बाहर निकल के इधर चला गया और वो जीरो हो गया। बेटा के क्यू कहां गया, बाहर निकल के जीरो गया और जीरो हो गया। बेटा अब देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 1 इंटू नीचे वाले को जैसे का तैसा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। बेटा नीचे वाले को जैसे का तैसा लिखा, माइनस लगाया बेटा, अब ऊपर वाले को जैसे का तैसा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो बेटा यहां आपको डिफरेंशिएशन में x का पावर x प्लस आर स्क्वायर का पावर x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो बेटा यहां लगाना पड़ेगा चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल। तो बेटा चेन रूल लगाओगे तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बेटा अब देखो फिर से भूलोगे फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है ना। तो मैं ये लिखाया बस आपको याद करने के लिए। तो बेटा देखो इसका डिफरेंशिएशन 3/2 आगे आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 करो कितना हो जाएगा, 1/2। इसका कितना हो जाएगा, 1/2। अब बेटा पावर का हो गया, अब अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और आर स्क्वायर एक कांस्टेंट है 0, आर क्या है कांस्टेंट है ना, तो उसका क्या हो जाएगा 0, आर इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो बेटा अगर उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तो बेटा x इंटू, अब देख लो 3/2, बच्चों देखना मैं गलती ना करूं, 3/2 इंटू 2x कर लेता हूं, इधर लिख लेता हूं, इसको आगे कर लेता हूं, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। मेरे प्यारे बच्चों देखते रहो, मैं गलती भी कर सकता हूं, सही चल रहा है ना, देखते रहना बेटा। नीचे जो भी हो, वैसे तो मेरा लिखने का मन नहीं है, लेकिन मैं लिखना नहीं चाहता, ये पूरा का पूरे टर्म का स्क्वायर बेटा, एक्स स्क्वायर। वैसे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पता है तुम्हें क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू 0 के है ना बेटा, इक्वल टू 0 है ना, इसको उधर फेंक दूंगा, खत्म हो जाएगा। अरे इसको उठा के उधर फेंक दूंगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इसको लिखने का मेरा मन नहीं था, लेकिन रूल कहता है तो लिख लेता हूं। ठीक है लिख लो, अच्छा इतना लिख, देखो थोड़ा सा बस पेशेंस चाहिए होता है, पेशेंस, धैर्य। आरएनएनसी का क्यों नहीं बोले थे क्या कि वो आज नहीं आएंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं क्या कर सकता हूं। अब बोलोगे सेम इंटेंसिटी के साथ पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है। जल्दी से आओ।
बेटा ये चीजें डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट मारोगे ना हो जाएगा। हाँ एफर्ट मानना पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ। बेटा ये सब फ्री के मार्क्स है, जो बता रहा हूँ ना अभी सब फ्री के मार्क्स है जेई में। बस ये थोड़ा सा बेटा आराम से अंदर आ जाओगे 40,000 उसके लिए। चलो ठीक है बेटा आगे चलूं। देखो तुम्हें इतने बड़े बड़े टर्म देख के डर लग रहा होगा कि क्या ही चल रहा है, लेकिन बच्चों घबराओ मत, ये टर्म उतने बड़े नहीं है, कुछ ना कुछ हम करेंगे इनका। देखो बेटा अब ये मैथ्स फिजिक्स छोड़ो, मैथ पढ़ रहे, बस ये देखना तुम गलती ना हो, क्योंकि बेटा गलती होगा तो दुख होगा मेहनत का, दोबारा मेहनत देखना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हुआ। बस तुम देखना मैं सब स्टेप सही कर रहा हूं, पावर सही किया उसका 2x है ऐसे कर लिया, ठीक है। इसको पूरा नीचे से हटा दो, हटाने के बाद बेटा ऊपर एक बार फिर से लिख लेते हैं, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 बचा। बेटा इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दूं, बेटा ये x अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, बेटा ये x अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बचेगा -3x²। बेटा देखो फिर क्या बेटा बचा, बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों मुझे कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, कॉमन ले लो ना, तो ये बचेगा क्या, यहां बताओ क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या यहां पे, पक्का ना, कोई ये तो नहीं सोच रहा है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब बचेगा, ये तो नहीं, अरे देख लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक स्टेप और कर सकता हूं। बेटा इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, आपके समझ के लिए बस बता रहा हूं, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं तो क्या होता है कॉमन मिस्टेक जो मैं देखता हूं, बेटा इसको बच्चा कॉमन लेता है सीधा, कॉमन लेके यहां पे बोलता है 1/2 तो हट गया, क्यूब तो रह गया, भाई साहब वहीं से फिर मैथ की वाट लग जाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाता है, फिर उसको सॉल्व करता है, पागल हो जाता है, फिर कहता है भगवान जेई इतना टफ क्यों है। देखो -3x समझ में आ रहा है बेटा सबको ना, आर स्क्वायर मैं जानबूझ के थोड़ा सब कुछ बता दे रहा हूं जिससे किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। बेटा यहां से कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 होगा, अंदर क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर, देखना मैं गलती ना करूं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -3x² इक्वल टू 0। बेटा देखो ये जो मल्टीप्लाई वाले टर्म होते हैं ना इनको हम ज्यादा चिंता नहीं करते इनकी, इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करो क्या हो जाएगा 0, तो बेटा वो तो खत्म हो गया, फिर बचा क्या देखो आर स्क्वायर -2x² इज इक्वल टू 0, पक्का ना, देखो हाँ बेटा देखो इस वाले पूरे टर्म को ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज दो, तो बेटा इक्वल टू के इस तरफ क्या है 0, बेटा 0 से कुछ भी डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म इधर आके 0 हो गया बेटा, यहां बचा क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x², तो बेटा आर स्क्वायर -2x² हुआ ना। अब देखो बेटा ऊपर सॉल्व कर रहा हूं या यहीं पे कर ले रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा, तो 2x² इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना देगा r²/2, x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस r/√2, प्लस माइनस r/√2, ये फाइनल आंसर है, कि यानी इसके अगर डायग्राम तो उधर रह गया, मतलब ओरिजिन से x इक्वल टू r/√2, मतलब प्लस मतलब आगे और दोनों तरफ होगा, बेटा अगर बीच में रिंग है तो इधर प्लस r/√2 आगे और इधर माइनस r/√2 पीछे, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मैक्सिमम होगा, समझ में आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
मिनिमम, अब अरे वाह रे वाह, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कहां पे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम दो जगह होगा, जीरो और इंफिनिटी। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? मिनिमम लेके तो स्टार्ट किए थे ना कि x इक्वल टू जीरो पे मिनिमम होता है, x इक्वल टू इंफिनिटी पे मिनिमम होता है, बीच में मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम निकाल रहे हैं। मिनिमम तो मेरे को पहले से पता था कि जीरो पे है और कहां पे है? इंफिनिटी पे, इसलिए तो मैक्सिमम निकाल रहे थे, मिनिमम की तो बात ही नहीं थी, मिनिमम तो अपने को पता ही था। समझ में? नहीं है, फिजिक्स पढ़ो बस। अच्छा सुनो, अब कितनी होगी वैल्यू निकालो। अरे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बोला ना, तो नहीं मत करो ना बेटा, ये दिमाग डेवलपमेंट के लिए बता रहे बेटा, नहीं बात आप समझे बेटा। सुनो एक बात, मैंने अभी तो डेरिवेशन कराया था वो 2k लैम्डा बाई आर वाला, तो मैंने बोला कि जब IIT JEE का नीट का पेपर आएगा तो तुम डिराइव करना, बिल्कुल मत करना, फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट 2k लैम्डा बाई आर होता है। लेकिन डिराइवेशन करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि क्या उसमें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना? डिराइवेशन से आइडिया लगता है, आपका दिमाग फिजिक्स में बढ़ता है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है, और कोई बात नहीं बेटा। सोचने की क्षमता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, फिर आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगे, याद रहेगा तब भी। समझ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे इसमें अगर क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक पूरा बना के पैराग्राफ क्वेश्चन आ जाएगा, एक पैराग्राफ बनाएगा जिसमें ये रहेगा, सारे क्वेश्चन अभी तक जितने बताए एक पैराग्राफ में बना देगा। पहले पूछ लेगा कि, पहले वो बताएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितना होगा, या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, kq/x²। फिर पूछ लेगा कि बेटा उसके टाइम पीरियड, अगर स्मॉल चार्ज को छोड़ रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो वो टाइम पीरियड डायरेक्ट याद रखना, ऑप्शन में याद आ जाएगा, 2π√mr³ Q ठीक है, वो याद आ गया। फिर पूछ लेगा मैक्सिमम कहां पे हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो r/√2 पे डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा मारना, बेटा डिराइव नहीं करना है। लेकिन बेटा बोर्ड तो कब का छोड़ दिया मैंने, उसके लिए तो मैंने 4 दिन की क्लास दे दी बस, जितना पढ़ा दिया उतना काफी बोर्ड के लिए, ये तो अलग ही लेवल का चल रहा है सब। बोर्ड्स में इसका बोर्ड डिराइवेशन आएगा कि kq(x/y), ये जो आया कैसे, ये बताया था ना, kq(x/x²+r²⁵/2), ये आया कैसे। अब ये बाकी जो कहानी, उसके बाद एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए कराया होगा कि प्रूव करो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। वो दोनों पॉइंट के बाद जितना अभी पढ़ाया हुआ सब जेई और नीट के लिए, और उसमें भी बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, डायरेक्ट रिवाइज भी करना है, डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा देखो। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पिछले वाले में क्या कॉन्सेप्ट सीखा एसएचएम का, इस वाले में आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, डिफरेंशिएट, अगर मैक्सिमम निकालना है, लॉजिक दिया तो बेटा मैक्सिमम निकालना है तो डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, मिनिमम निकालना है तो भी डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, क्योंकि जहां चाहे मैक्सिमा बने तो भी इस हाईएस्ट पॉइंट का स्लोप क्या होगा, 0, चाहे मिनिमा बने तो भी इस लोएस्ट पॉइंट का स्लोप क्या होगा, 0। इसीलिए बोला दोनों को क्या रहा तुम्हारा, अच्छा सॉल्व, वो तो फिर बाहर मिला तब बताऊंगा। अब फिर कैसे आ रहा है √3/2 बताना। अच्छा वैल्यू अब बता रहा हूं मुझे, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। आपने ये तो बताया ना x = r/2 पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना होगा। अरे आपने अभी पोजीशन बताया ना कि मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कितना, E max होगा कितना, तो क्या करोगे, kq x की वैल्यू डाल दो, r/√2 जहां जहां x था, फिर कितना होगा x², तो r/√2 का स्क्वायर, तो r²/2 प्लस r² का पावर 3/2। बेटे समझ रहे हो, अगर आपसे मैक्सिमम, ये हमने पीछे आंसर क्या किया कि मैक्सिमम कहां पे होगा, अब हम आंसर क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम वहां पे कितना होगा, तो वैल्यू पुट कर दो उस x की, जो x आई है उसकी वैल्यू पुट कर दो। देख लो सॉल्व वाल्व करके कुछ अगर ढंग का निकल रहा हो तो देख लो, kq/r/√2 बच्चों जरा सॉल्व करने, ये कितना, ये आ जाएगा 3r²/2 का पावर 3/2। अरे मैंने गलत कर दिया क्या, ठीक है बच्चों।
चाहो तो आर निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? कुछ करो बच्चों। इसको क्या लिख सकता हूं? 3r² का पावर 1 इंटू 3r² का पावर 1/2। तो ये 1/2 से √2 कट जाएगा बेटा। ये r² का क्या बचेगा? r² का r बचेगा, इस r को इस r से कैंसिल कर दो तो बचेगा कितना? ऊपर बचा KQ, नीचे कितना बचेगा? इसमें √3 बचा तो बचेगा 3√3 r²। ये होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मास्टर अपने करके अपने सीख गया, खुद सीख गया मैं आज। सेल्फ स्टडी सेशन। बच्चों आराम से करना। मैंने क्या किया, इसको 1 इंटू 1/2 लिख सकता हूं ना, जिससे आसानी रहे आपको कैंसिल वैंसिल करने में। बेटा यहाँ r² का पावर 1/2 है, 1/2 है तो r ही तो होगा। r से r काट दिया बेटा। 3 का पावर 1/2 √3 बचेगा। 3 यहाँ पहले से था 3√3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, चला गया ऊपर, बस हो गया r² बचे, खत्म हो गया खेल। क्या हो, जा कहाँ रही हो? नहीं, कहाँ हुआ? इतना ऐसे करोगे देखो कैसे होगा फिर, बताओ। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है समझ में? कुछ कुछ आ रहा है? क्वेश्चन क्या, मैं फॉर्मूला पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में सारे, इसके सारी चीजें पूछूंगा। क्या क्या चीजें इसके पूछूंगा? अरे मैं जाने के लिए नहीं बोला अभी भी। इसकी क्या क्या चीजें पूछूंगा बेटा? पहले तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/x²। फिर उसके बाद पूछूंगा दूसरा पॉइंट, टाइम पीरियड कितना होगा, डायरेक्ट 2π√m नहीं mr³ K Q q रूट में, ठीक है ना, KQ अपॉन। फिर इसके बाद पूछूंगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी, r/√2 पे होगी। बस इतनी बातें याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं। और इससे पहले जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों फॉर्मूला, एक आर्क की वजह से, एक स्ट्रेट लाइन की वजह से, वो भी याद रखना। ओके, आगे चलते। मैथ्स की भी तो क्लास थी। नहीं नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा। अरे मैं मैथ्स ही तो पढ़ा रहा हूं, कोई कसर नहीं रहने दूंगा। मैं मैथ्स ही पढ़ाऊंगा, मैं मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगला टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। उसमें जेई में कुछ अलग नहीं होता है, वो मैंने बता दिया था क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद अगला टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था। सुपरपोजिशन, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ नहीं, बीच में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो जेई में है यहाँ नहीं है तो मैं बता सकता हूँ। हाँ वो तो बता जाओ उसी को। फिर उसके बाद डायरेक्ट गॉस लॉ में लगभग सब चीज पढ़ा दूं। एक चीज मैंने नहीं पढ़ा है जो जेई में है, ठीक है ना, लिखो गॉस लॉ के अंदर। परेशान मत हो, ये पढ़ा के छोड़ दूंगा। क्या मैं मैथ्स को पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा चलो तुम लोग ये बताओ मुझे को कि कितने लोग को जेई के बारे में पता है, जेई नीट के बारे में, कि कितना कितना क्वेश्चन करना होता है। नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 180 अप्रोक्स नहीं, 180 ही आते हैं, ठीक है ना। 180 में जूलॉजी बॉटनी 360 का, फिर बाकी 180 का फिजिक्स और 180 का केमिस्ट्री, ठीक है ना। और जेई के लिए 75, कौन कौन कितना, 25 25 25 25 25 25 100 100 ईच, 300 नंबर का पेपर रहेगा। चलो बताओ, अगर नीट में किसी को गवर्नमेंट कॉलेज पाना है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, तो कितना नंबर होना चाहिए? इस बार का छोड़ दो, इस बार तो बहुत धांधली हुआ था। हाँ, इस सिचुएशन में
अभी जो अगर जानते नहीं भी होगा अच्छा कॉलेज 650 या 600 एवं मान लो एक रफ आइडिया के लिए 600 ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। नहीं वो इस बार का एक्सेप्शन है, और ऐसी बात नहीं कि नहीं 720 तो 720 तो 60 70 लोग पाए थे, 50 लोग पाए थे अपनी बार, हाँ लगभग 50 से ऊपर लोग पाए थे, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। वो तो देखो इस बार का केस तो थोड़ा अलग सा हुआ कि रैंकिंग बहुत है, लेकिन अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेपर होगा तो आप मान के चलो 600 प्लस रहोगे तो आपके चांसेस काफी हाई है अच्छे कॉलेजेस मिलने के। तो आपको 600 प्लस रहने का सोचना है, 600 प्लस। और जेई के लिए नहीं 250 कर लोगे बहुत हो जाएगा। अगर जेई के लिए जेई का देखो राह थोड़ा सा आसान है। जेई में आपको बता रहा हूं कि अगर 180 प्लस रखोगे, जेई में 180 प्लस अगर आप रखेंगे बेटा, 180 अगर आप प्लस रखेंगे तो आपको 40,000 के अंदर रैंक आ जाएगी। परसेंटाइल 90 है, 95 के लगभग है परसेंटाइल बेटा, 95 परसेंटाइल है ये लगभग। जो जेई में 180 स्कोर करेगा ना उसकी लगभग परसेंटाइल 180 बनेगी, सॉरी 95 में 95 बनेगी। 95 परसेंटाइल अगर आ जाएगा तो आपको 40,000 के अंदर रैंक आ जाएगा। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूं देखो बच्चा बोर्ड का प्रिपरेशन करते करते थोड़ा सा अलर्ट रहे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो अपने माँ बाप का बहुत सारा पैसा और अपना करियर बचा सकता है। थोड़ा सा अलर्ट रहे, 150 भी आएगा तब भी काम हो जाएगा, लेकिन 150 आ जाएगा तब भी हो जाएगा, लेकिन उस समय जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसमें आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा अगर थोड़ा अलर्ट रहोगे तो काफी पैसा बचा सकते हो। जैसे मैंने इतना तो नहीं बोला ना कि बहुत लाभ, लेकिन जैसे जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ वो करते जाओ, साथ साथ रिवाइज करते जाओ। अब उसका देखो तुम्हारी तरह कि बोर्ड में और सब मिक्स कर लो, एक अलग करो कुछ, मतलब कि भाई जैसे आपको दिमाग रहे कि बोर्ड के लिए अलग अलग सेक्शन, या उसी कॉपी में 2 पेज बना लो, 2 पार्ट बना लो, भाई बोर्ड के लिए अलग वाले अलग सा पोर्शन देखना है, जेई के लिए नीट के लिए अलग देखना है। तो जब आप देखो सबसे बड़ी बात होती है ना कि एक नोट्स होना चाहिए और उसका मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। एक नोट्स एंड उसका मल्टीपल रिवीजन। जैसे मैं तुम्हें कैसे बोल रहा हूं कि उस बच्चे को याद रह जाएगा कि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर इज क्यूब अपॉन के क्यू क्यू है, कैसे याद रह जाएगा उसको? तो जब वो एक ही नोटबुक को बार बार पढ़ेगा, एक नोटबुक जब आप बार बार पढ़ोगे तो उस नोटबुक पे कहां क्या लिखा है बेटा, 10 बार से प्लस अगर रिवीजन करोगे एक नोटबुक में कहां क्या लिखा है आपको उसका इमेज ब्रेन में क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब आप इमेज क्रिएट हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर दिखेगा, अरे ये तो मुझे पता है, डायरेक्ट ये वाला होगा। ठीक है ना? इसलिए बोलते हैं कि देखो बच्चों जब बड़े एग्जाम आप कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो वहां नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां असली लड़ाई नोट्स से होती है। और नोट्स में आपको एक और चीज सीखना चाहिए, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब जैसे अगर कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अब मैंने पढ़ाया उसके बाद आपने उसका डीपीपी दिया या क्वेश्चन किया, क्वेश्चन जब किया आपने मुझसे डाउट पूछा तो कोई नया कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, तो उसको फिर वहां पे नोट करना चाहिए या वो पूरा क्वेश्चन ही नोट कर लेना चाहिए, फिर उसका सोल्यूशन वहां प्रॉपर लिख देना चाहिए। रिवीजन, ताकि उसका रिवीजन आप कर पाओ। समझ रहे हो बेटा ना? तो अब नोट्स होना जरूरी है, नोट्स के बाद उस नोट्स का वैल्यू एडिशन जरूरी है। और फाइनल एग्जाम के पहले बेटा आप 25 से 30 बार उसको रिवाइज कर जाओ, मतलब पीरियोडिक बेसिस पे, जैसे कोई एग्जाम हो रहा है रिवाइज कर जाओ, फिर कोई एग्जाम हो रहा है रिवाइज कर जाओ, रिवाइज कर जाओ बेटा, बहुत सारी चीजें तो रट जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी ऑन द स्पॉट, कैसे क्या करना है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये आप लोग हमेशा करिए कि जब मैं क्लास में फिजिक्स का नोट पढ़ा रहा हूं तो अगर आपको सेम नोट लिखना है, जैसे अभी मैं 4 दिन जो पढ़ाता हूं और अभी जो पढ़ाता हूं, तो आप एक काम करें ना, उसमें बाइफरकेशन कर लीजिए कि एक तरफ आप वो लिखे, क्योंकि बोर्ड के लिए जरूरी ना, बोर्ड के लिए अलग हथियार है और उधर के लिए अलग है। तो बोर्ड के लिए जब करना है तो आप मिक्सअप नहीं करना चाहते, तो हालांकि अब बोर्ड भी वैसा ही हो गया है जैसा कि जेईई मेंस होता है, तो उसमें आप लोगों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, दोनों का प्रॉपर रिवीजन आप लोग करते रहिए। क्योंकि इससे देखो मैं एक सच बता रहा हूं, जो बच्चे ये क्लासेस कर रहे हैं उनको बोर्ड का पेपर कितना भी टफ आ जाए आसान लगेगा, कितना भी टफ आ जाए आसान लगेगा। ठीक है ना? जैसे ये सब कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे हो, ये सब झेल रहे हो, तो ये आसान लगेगा आपको। लेकिन जो बच्चे वहीं तक रह गए, अब जैसे बोर्ड के क्वेश्चन में यही पूछ लिया
कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। उसको कोई रोक भी नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो बोलेगा फॉर्मूला मैंने दिया, बुक में फॉर्मूला है, ये बच्चे का बेसिक मैथ है, उसको पता होना चाहिए डिफरेंशिएट करके जीरो होना चाहिए। मतलब मैं एक बात बता रहा हूं, पेपर टफ हो गया, उसमें हमसे पूछोगे तो मैं कह दूंगा कि हाँ जेई का क्वेश्चन। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से पूछोगे तो बोल दूंगा जेई का क्वेश्चन था, बात खत्म। लेकिन फिर भी तुम्हारा नुकसान तो हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि अब थोड़ा सा ढंग से पढ़ाई कर लो 12th फिजिक्स का, 12th फिजिक्स। और अब की बार जो मैंने बता भी चुका हूँ कि जो 3 बार से सेम टीम आपका पेपर सेट करेगी। जैसे 2024 में जिसने बनाया था पेपर, उसी ने 2025 में बनाया है, और वही फिर 2026 में बनाएगा। अब उसके बाद ये बोर्ड रिप्लेस हुआ, तो एक बोर्ड 3 साल रहता है। तो 2024 में उन्होंने, हाँ 2024 में उन्होंने 50% फेल किए, 2025 में उन्होंने 40% फेल किए, मतलब 40% पास किए। 2024 में 50% पास किए, 2025 में अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इंटर भाई 2025-24 में भी अगर देखोगे तो मैं कह रहा हूं 50% पास किए, लेकिन रिजल्ट देखो तो 91% पास है। लेकिन असलियत की बात है, जो पेपर दे की बात हो तो बोर्ड नंबर लगा दे 20 नंबर 25 नंबर, तो बात अलग है। लेकिन असलियत में देखोगे तो पिछली बार से कम पास है आपकी बार, और अगली बार उससे भी कम हो सकता है। क्या हम तो जा ही रहे हैं, हम लपेट के जाए, बच्चों को और लपेट के जाए। घर वाले उनकी बात सुनते नहीं, बूढ़े हैं सब, खुंदक खाए हुए हैं या यंग जनरेशन से जो बोर्ड में पेपर सेट कर रहे हैं सारे। अरे पूछा गया था ना, हमारे एचई ने पूछा तो था कि सर ये कैसा पेपर बना रहे हो आप लोग, कौन बना रहे हैं पेपर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से पूछते नहीं क्या? हम लोग को तरह तो कोई पूछता नहीं, फिर कैसे पेपर बना? बोला कि बताया कि यार क्या बताएं, ये रिटायर्ड लोगों की टीम बना रही है। तो रिटायर्ड वाले जो है उनको तो ध्यान अपने समय का है, अब तो अपने समय की एनसीईआरटी जेई थी, और थोड़ा सा उनको यह है कि भाई यंग जनरेशन तो थोड़ा गुस्सा भी है, घर में उनके बच्चे बात नहीं सुनते, उनके बच्चे बात नहीं सुनते तो बोलते हैं हम वाट लगा देंगे इनकी अब की बार। तो थोड़ा इसलिए बच्चों बता रहा हूँ ये चीजें ध्यान रखनी, ठीक है ना? पढ़ते रहो, थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के, कौन अच्छे से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहे हो ना तुम लोग, बेटा तुम्हें उस सब क्यों सोचना है, तुम्हें बस ये सोचना है 180 प्लस लाना है। अब तुम यहाँ डिबेट देखो, जनरल वाले को अगर ढंग से बात करोगे तो 95 परसेंटाइल चाहिए नीट के लिए, बेटा जनरल वाले को 650 प्लस चाहिए, सीधी बात। ओबीसी वाले को 550 मान लो या 500, और मतलब 550 मान लो, 550 ओबीसी और 500 के लोग एससी एसटी। आप लोग को अगर जनरल है 180 प्लस, और थोड़ा सा ओबीसी अगर कुछ है कोटा तो 150, काफी चांसेस है। बेटा वो सोच रहे हैं ना 500 प्लस नहीं आएंगे। बेटा इतना आसान नहीं है। अब की बार मैंने अभी वो एक बच्चा है उसका, मैंने उसका 4 तारीख को उसका नीट का पेपर है, मैंने उसका फुल टेस्ट लिया, कई 3 फुल टेस्ट उसका ले चुका। तुम्हें पता है उसको लगता है कि वो नंबर बहुत आ जाएगा, आपको भी लगेगा कि मुझे बहुत आता है बायो में। क्वेश्चन करने बैठा 160 नंबर समथिंग बन रहे थे, उसमें 48 गलत हो गए, 48 का कुछ, उसका टोटल बन रहे 111। अब 700 में 111 लेके कहाँ जाओगे ये बताओ मुझे। हाँ तो ड्रॉप लेके पढ़ाई नहीं करा ना उसने। तो देखो ये बात, रियलिटी को पहचानो बेटा। आप समझ रहे हो ना, बहुत आसान है। आपका बायो में 360 आपको लाना है, आप समझ रहे हो ना, बायो के सारे आप पार हो जाओगे, नहीं आएगा 360। अरे नजर नहीं लगा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आप बायो में 360 जो सोच के बैठे हो ना, नहीं आएगा। जिस बच्चे को एनसीईआरटी का आंख बंद करते ही ये याद नहीं आ रहा है कि इस पेज पे ये वाला डायग्राम है और उसमें ये वाली चीज ये जगह पे लिखी हुई है, उसका नीट नहीं होगा। वो भी ओल्ड बायो बुक से, ओल्ड वाली बायो बुक को पहले न्यू करो,
बेटा देखो न्यू, ठीक है टीचर पढ़ाए कितना भी, बायो अपने दम पे होती है। दो सब्जेक्ट ऐसा बताया, बायो होता है और केमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट ऐसे जो अपने दम पे होता है। अरे मैथ फिजिक्स में आप टीचर नहीं रहेगा ना, आप नहीं कर पाओगे। जेई और नीट, जेई के लिए खासकर और नीट के लिए बेटा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर आप रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अब जैसे आप अपने से सोचो कि नहीं, आप बहुत मोटिवेटेड हो जाओ कि मैं सेल्फ, हाँ कर सकते हो। देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं मना नहीं करता, लेकिन वो बहुत कम होते हैं दुनिया में, ठीक है ना, बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए न्यूज भी रेयर आती है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस होते हैं, मैं मानता हूं, देखो ये कोई नहीं कहेगा कि मैं, बेटा मैं मानता हूं एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे जनरली मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इसमें आपको चाहिए ही चाहिए सपोर्ट। रीजन इसका जैसे ये सब क्वेश्चंस है बेटा, मानता हूं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी का माइंड हो तो कर लेगा, है ना, जिसने सारा अच्छे से पढ़ा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन सारे बच्चे कब कर पाएंगे, जब टीचर उनको बता देगा, फिर उसको याद रखेंगे तो कर लेंगे। समझ में आया ना। अब डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो आप कर लेंगे, बात ये देखो ये होता है। बाकी केमिस्ट्री वगैरह में, बायो वगैरह में आपको खुद टिक के मेहनत करना पड़ता है। बायो वगैरह का खासकर बच्चों एनसीईआरटी ना, रोज उसको एनसीईआरटी का बायो लेके ऐसे हाथ जोड़ा करो, प्रणाम किया करो। सच बोल रहा हूं मैं, रेस्पेक्ट इट, उसको रेस्पेक्ट करो। तुम मुझे डॉक्टर बनाओगे, उसको दोनों बुक को रख के बायो को प्रणाम किया करो, फिर खोला करो, फिर पढ़ा करो। सच बोल रहा हूं मैं बेटा, उसको इतना रिस्पेक्ट दो, देखना इट विल रिवार्ड यू। बस एक काम करना, जैसे एनसीईआरटी बेटा मैं क्या बता रहा हूं, देखो लास्ट टाइम क्या है, लास्ट टाइम बायो की हर बुक का आंख बंद करते ही इस चैप्टर में ये डायग्राम है और इस डायग्राम में ये चीज यहां लिखी हुई है। इस लेवल तक का एनसीईआरटी अगर आपका प्रिपेयर है। नहीं बेटा बायो वालों को आती है, बेटा बायो वालों को आती है बेटा। ये अगर आपको याद है तो आपका 360 में से 340 348 इस तरह से मार्क्स बनेंगे, 360 फिर भी नहीं बनेंगे। बेटा मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं। अरे मैं तुम्हें क्या बताता हूं, देखो बच्चों, देखो एक बता दो, माइक्रो हैबिट किस बच्चे का देखो नहीं होगा सिलेक्शन, मैं बताता हूं बेटा। माइक्रो हैबिट जैसे डेली आप पेज, जैसे आज आप पढ़ रहे हो ना, पेंसिल ले लो, पेंसिल डालो, आज डेट डालो कि मैंने कल यहां तक पढ़ा था। तो पढ़ने जब बैठो ना तो पीछे का एक बार 2 पेज जो कल पढ़ा था उसको एक बार गो थ्रू करो, कल जो पढ़ा था। अब जाता जाओगे तो बहुत पीछे चले जाओगे, उसको एक बार जैसे मैं जब कोई चीज पढ़ाता हूं तो पढ़ाते समय स्टार्ट कैसे करता हूं कि कल मैंने ये पढ़ाया था, अब आज ये पढ़ा रहा हूं। तो क्यों दिमाग में लिंक बनाता हूं कि ये मैंने पढ़ा दिया था, अब मैं यहां पे हूं, अब इसके बाद आगे देखो। समझा ना, जैसे ना तो सीरियल दिखाते हैं तो पहले बताते हैं रिकैप, हाँ फिर नेक्स्ट एपिसोड में भी दिखाते हैं। वो तो क्या उनका है कि नेक्स्ट एपिसोड में बंदा आके बैठे, इसके लिए वो दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी को क्लियर करने के लिए रिकैप दिखाते हैं कि नहीं। समझ में आया ना। तो बेटा जब आप एक बायो का एक पेज पढ़ो तो जो पीछे कल रीडिंग लगाई है, डेट डालो, डेट पेंसिल से आज एक टॉपिक स्टार्ट किया ना, उसका डेट डाल दो, जो भी आज डेट है, जहां पे पढ़ाई खत्म किया ना वहां पे मार्क लगा दो, अगले दिन डेट फिर वहां से डाल दो, फिर ऐसे पढ़ते जाओ, पिछले दिन का जहां डेट डाला है वहां से रिवाइज करो। बेटा ऐसे करते करते बुक का कम से कम 30 टाइम्स रिवीजन करो। पहली बार पढ़ते हुए बहुत समय लगेगा, दूसरी बार उससे आधा समय लगेगा। बेटा लास्ट तक जाते जाते जब तीसरे चौथे पांचवें रिवीजन पे होगे 25 से 30 मिनट में एक चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा और अच्छे से याद होकर तैयार हो जाएगा। समझ में आया ना। जैसे पहली बार आपको एक चैप्टर पढ़ने में हो सकता है 6 दिन 7 दिन लग जाए, पूरा समझ के पढ़ो। दूसरी बार पढ़ोगे 3 दिन लगेगा मुश्किल से, ठीक है ना, अच्छे से पढ़े रहोगे तब। फिर तीसरी ऐसे पढ़ो, टाइम कम करो, 20 से 30 बार पढ़ो, एग्जाम के पहले पढ़ो, 10th 12th का पढ़ो, 11th का पढ़ो। सेल्फ बेटा सेल्फ उठा लो, बुक उठा लो, रीडिंग करना है ना, करो, लाइन बाय लाइन रीडिंग करो। नहीं हो पाता तो देख लो, देखो एक सीक्वेंस होता है, जैसे हर सब्जेक्ट का सीक्वेंस होता है, वो आप लोग बेटर जानते हो। वो सीक्वेंस जैसे कुछ चीजें रिलेटेड होती है, जैसे प्लांट्स का मुझे उसके बारे में उतना आइडिया नहीं, हाँ, लेकिन आप लोग सीक्वेंस होता है ना, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करो तो 11th की लास्ट शुरू करो तो 12th की पूरी शुरुआत से खत्म करो, मतलब 12th की ऑर्गेनिक ही शुरू करो, ठीक है ना।
फिर कुछ होता है जैसे अगर इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो एस ब्लॉक पढ़ रहे हो तो पी ब्लॉक भी पढ़ो, डी ब्लॉक भी पढ़ो, एफ ब्लॉक भी पढ़ो, सब खत्म करो। सीक्वेंस होता है उसी तरह आपका बायो में कुछ सीक्वेंस होता है। जैसे फिजिक्स में भी हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स पूरा एक साथ पढ़ लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैट का एक बंच है, इसको अच्छे से कर लो। फिर मैग्नेटिज्म का 3 चैप्टर आएगा, उसको अच्छे से कर लो। चैप्टर बना बना के हम लोग भी पढ़ते हैं। जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो तीनों एक साथ पढ़ाएंगे, मॉडर्न पढ़ाएंगे तो पूरा एक साथ, ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो रे और वेव एक साथ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं पढ़ाएंगे रे पहले पढ़ाएंगे वेव बाद में पढ़ाएंगे, तो ये सीक्वेंस होता है। समझा। जेई वाले जितने बेटा देखो, जितने लोग का सपना डॉक्टर बनना है बच्चों, एनसीईआरटी प्रणाम करो। सच बोल रहा हूं, टेबल पे बैठो, पहले प्रणाम करो, चप्पल निकाल के प्रणाम करो, फिर खोलो, डेट डालो, सुंदर एकदम डेट डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हाईलाइट करो, हाईलाइट करो सुंदर के साथ, एकदम सुंदर। आप पूरी बुक मत कर देना। अरे कुछ बातें ऑब्वियस होती है, कुछ बातें उनको भी मत कर, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसको हाईलाइट करो, हाईलाइट। ऐसे पूरी बुक रखो अच्छे से, अपने 2 साल रखो, रिवार्ड करेगा। पहले 12th की कर लो, या 12th अभी पढ़ रहे हो 12th कर लो, फिर 11th कर लो, ऐसे कर लो, बायो कर लो, ठीक है ना। फिजिक्स के लिए तो मैं डीपीपी जितना देता हूं, जो सीरियस कैंडिडेट है। एमटीजी पूरा खत्म कर दो बच्चों, वेट मत करो मेरे कहने का कि मैं चेक करूंगा। एमटीजी पूरा खत्म करो। नहीं आता है देखो, डाउट नहीं पूछते आप लोग, मुझे कैसे पता, पढ़ते नहीं, डाउट ही नहीं पूछते। बेटा ढंग से अगर कोई पढ़ेगा तो डाउट बहुत आते हैं। अब डाउट पढ़ो, डाउट पूछो मेरे से, एमटीजी पूरा खत्म करो, ये बेसिक है। पहला स्टेप एमटीजी, दूसरा स्टेप डीपीपी। डीपीपी मिल जाए, 2 दिन का टाइम होता है, एक क्लास के बीच दूसरी क्लास के बीच, डीपीपी पूरा खत्म कर दो, ठीक है ना। डीपीपी 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ही तो 10 क्वेश्चन ही होता है, 10 क्वेश्चन को खत्म कर दो। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में 10 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं आएगा छोड़ देना, दिमाग नहीं लगेगा छोड़ देना। डीपीपी दूसरी सर, फिर तीसरी सर, अभी जेई में कंटेंट पढ़ गए, फिर जेई का भी हम लोग फिर मटेरियल आपको देंगे, तो जेई वाला मटेरियल करना, ऐसे बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। साथ साथ मैथ्स में भी सेम हम जेई का भी आपको मटेरियल देंगे, मैथ्स की क्लास साथ साथ करो, उससे हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी केमिस्ट्री एमटीजी कर लो, जो सर पढ़ाते हैं वो पढ़ लो, केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा होगा। मन अगर बहुत ज्यादा करे तो एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज कर लो, एनसीईआरटी कर लो केमिस्ट्री में भी। अगर आपको ज्यादा करे एक्सरसाइज जरूर कर लो, एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज केमिस्ट्री में जरूर कर लो बेटा, तो जेई में आपके काफी अच्छे चांसेस रहेंगे। एनसीईआरटी दो, केमिस्ट्री ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट सब में लगभग एनसीईआरटी के लेवल का रहता है, लगभग। हाँ मैं मानता हूं कुछ क्वेश्चन ऊपर चले जाएंगे, लेकिन बेटा उसका लेवल, जैसे केमिस्ट्री सेम लेवल रहती है, लगभग बोर्ड का लेवल रहती है। तो बच्चा एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो तीनों में लगभग सेम रहता है, वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक बार अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी कर लो, सर जो पढ़ाते हैं वो कर लो, हम लोग डीपीपी वगैरह उसका देंगे, वो कर लो। केमिस्ट्री सबसे आसान है केमिस्ट्री। और बच्चों पढ़ने का स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था 2-1। देखो तुम लोग अपने ईमानदारी से देखो नहीं कर रहे होगे, ठीक है ना। ईमानदारी से मतलब इसमें किसी से छुपाना क्या है बेटा, रिजल्ट तो आपको अपना चाहिए ना। तो 2-1 आप नहीं कर रहे होगे, बहुत चैलेंज है जिंदगी में। 2-1 बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है 2-1 करने के लिए। 2-1 करने के लिए जो खाली पीरियड होता है उसमें बात नहीं करना होता है, उसमें खाली पीरियड में फिर स्कूल का होमवर्क वहीं पे करना होता है। 2-1 करने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। 2-1 मतलब 2 आवर फिजिक्स 1 आवर केमिस्ट्री, या 2 आवर बायो 1 आवर केमिस्ट्री, बायो स्लैश मैथ एक साथ। तो 2-1 करना पड़ता है। 2 आज पढ़ो, ऐसे करो। थोड़ा कष्ट होगा जीवन में, लेकिन जो लास्ट में जून जुलाई के लगभग जो रिजल्ट में जो आएगा ना, वो मजा आ जाएगा फिर। चाहे जेई का तो बीच में ही आएगा, मार्च वगैरह में आ जाएगा, वो जो बहुत आनंद आएगा आपको, फिर बहुत खुश रहोगे। जो बच्चा, जो मैं फिर बोल रहा हूं, बोर्ड में तुम 95% पा जाओगे, खुश रहोगे 6 दिन। 6 दिन तुम्हें बहुत मजा रहेगा। 6 दिन के बाद 7वें दिन जेई का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 60% लेके बैठोगे, ठीक है, 60% लेके बैठोगे, ऐसे देखोगे सारा खुशी खत्म हो जाएगा। फिर तुम सोचोगे कि कौन से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, ठीक है ना। फिर तुम कहीं बता भी नहीं पाओगे। जैसे तुम बोलोगे बोर्ड में मेरे 95 आए, पूछेगा सीधा सामने लगे जेई दिया होगा, जेई में कितने हैं, फिर उसके बाद तुम बोलना भी छोड़ दोगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैरियर। हाँ
सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीवन में कैरियर। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम अगर स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, बोर्ड वाले, कि ठीक है करो भाई, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन बेटा कैरियर जरूरी है जिंदगी में ज्यादा ना। बेटा बोर्ड में 95% लाना एकदम बेवकूफी वाली बात है। हमारे स्कूल में बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि नहीं बेटा? हमारे स्कूल में एक बच्चा है, नहीं ऐसा नहीं मजाक में, बहुत अच्छा बच्चा है, उसको प्रॉपर गाइडेंस की कमी आई बेटा। वो बच्चा, उसका नाम है अंश त्यागी, वंश का बड़ा भाई है अंश त्यागी। अंश त्यागी बेटा, बोर्ड का रिजल्ट है, देख लेना उसके, मेरे को पक्का एकदम 95% लगभग आएंगे उसके। लेकिन पहली बार जेई दिया, जेई में समथिंग उसके 60% आए, दूसरी बार भी इतने ही आए लगभग। खराब को चक्कर में फंस गया वो लड़का। अब वीआईटी दो, कमेंट के दो, सोचते रहो प्राइवेट कॉलेज कौन सा अच्छा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जिंदगी इसीलिए बोलता हूं कि तुम 90 ये कहां लेके घूमोगे, तमगा लेके कहां जाओगे? कितने दिन लगा के घूमोगे कि बोर्ड में मेरा 95 आया है? तुम्हारा अगर बोर्ड में 2-4% बच्चों कम भी आ जाए, 80, 82 आ जाए, 90, मैं एक बात बता रहा हूं, कम नहीं आना चाहिए, अच्छा पढ़ने वाले का दोनों में अच्छा आएगा। लेकिन एक वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, उसका इंग्लिश खराब हो गया, मान लो मैं बोलता हूं, उसका फिजिकल एजुकेशन खराब हो गया, उसका जिसने और सब्जेक्ट लिया था वो खराब हो गया, तो पीसीएम में तो उसके अच्छा है, लेकिन बाकी सब्जेक्टों ने उसका ओवरऑल परसेंटेज 82% कर दिया, पक्का उसका जेई निकल जाएगा, फिर उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात भी है बेटा। जो कोटा में लोग बैठे हुए हैं, इंग्लिश कब पढ़ते हैं? लास्ट के 1 मंथ में। फिजिकल एजुकेशन कब पढ़ते हैं? लास्ट के 1 मंथ में या लास्ट के 10 दिन में। आ जाए उसमें जितना आना आ जाए, उनको फर्क पड़ना ही नहीं, उनका 82% बन रहा है, लेकिन जेई पे ज्यादा उनका फोकस है कि मेरा जेई में स्कोर कितना बन रहा है, मेरा नीट में कितना बन रहा है, मैं 720 में से कितना पा रहा हूं, जो अभी सीरीज चल रही है उसमें कितना पा रहा हूं। उनको इस बात से फर्क है। समझ में आया ना बच्चों? अपने डायरेक्शंस को आप लोग डिसाइड करो जीवन में, ठीक है ना? डायरेक्शंस मतलब कि आप समझ लो क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, किसमें पैसा बचना है किसमें पैसा लगना है, इसलिए टाइमली इन सब चीजों को करते रहो, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट होता है पर्सनली भी, देखो डिस्ट्रैक्शन से एकदम बचो बच्चों, एक बात मेरा रिक्वेस्ट है, फोन वगैरह से एकदम दूर रहो, ये मेरा आपको बहुत रिक्वेस्ट है बेटा। पढ़ाई हमेशा ऑफलाइन कंटेंट से करो, ये हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ऑनलाइन कंटेंट से कभी पढ़ाई मत करो। जैसे अगर 2-1 बोला है ना बेटा, प्रॉमिस करो अपने को कि जिस जगह पढ़ोगे वहां तुम्हारा फोन नहीं रहेगा, वो अलग कमरे में रहेगा, वो भी बंद रहेगा या कुछ रहेगा, जिससे कोई नोटिफिकेशन तुम्हें सुनाई भी ना दे। ऐसे करके पढ़ो तो मैं देखूं, फिर 1 महीने तुम 2-1 करके देख लो, तुम अपने आप को सरप्राइज कर दोगे कि मैं ऐसा हो गया, मैं पहले तो ऐसा नहीं था, इतना ब्रिलियंट तो नहीं था मैं पहले। 1 महीने करके देखो तुम, मेरी बात मान के, सच बोल रहा हूं, तुम देख लेना, तुम 120 कितने क्वेश्चन मेरे को परेशान कर दोगे, जिंदगी मेरी बेकार हो जाएगी। डाउट सॉल्व कराते कराते डाउट का पीडीएफ मिलेगा। जैसे अभी 2 बच्चियां जो थी बच्चों, श्रद्धा और पार्वती, इनका नीट देखो, इनका स्कोर, हालांकि उनका स्कोर अच्छा नहीं आ पाया, थोड़ा सा हमको इससे और अच्छा उम्मीद था। इनका होता था बेटा, जब नेक्स्ट क्लास में मैं जाता था ना, मुझे प्रॉपर डाउट के पीडीएफ मिलते थे। वो क्या करते थे, फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के सर भेज दिया आपको, और पूरा पीडीएफ डिस्कस होता था। फिर 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का पीडीएफ, डाउट पीडीएफ डिस्कस होता। बताओ, उस लेवल का प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। जब मुझे पता चलता रहेगा आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, कैसे पढ़ेगा, जो उसका डाउट बहुत ढंग का आएगा, या उसका डाउट आएगा तो आएगा तो सही, डाउट तो आएगा उसका। अभी तुम लोग डाउट एकदम ही नहीं पूछ रहे हो, मैं फ्री हूं, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। नहीं तो होता है कि टीचर क्लास छोड़ के भागता है, 10 पीछे जाते हैं, भगवान बोलता है डाउट, सर 1 क्लास डाउट क्लास करनी पड़ेगी। ये बोला जाता है कि 1 क्लास पूरी डाउट क्लास करनी पड़ेगी, बच्चों को बहुत डाउट हो गए। ये सुनने को मिलता है फिर कि बच्चों को इतने डाउट हो गए कि 1 क्लास डाउट क्लास करनी पड़ेगी। अभी तो यहाँ है ही नहीं, टीचर आ रहा है, लपेटे जा रहा है, वो तो मेरे ऊपर है कितना। मतलब एक बात बता रहा हूं बच्चों, जिंदगी में ऐसे सोचो, ठीक है ना? बाकी ये सब डिस्ट्रैक्शन हटा के, बहुत लोग बोलेंगे बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो जिंदगी में हमेशा 2 बैग होता है, याद रखना। एक बैग होता है सुख का, एक जीवन में बराबर मात्रा में दोनों लगभग होता है, सुख भी होता है दुख भी होता है। तो एक सुख का बैग होता है, एक दुख का बैग होता है। तो अभी जितना दुख वाला बैग है ना, खाली करो,
सुख वाला बैग अभी प्रिजर्व रखो बाद के लिए। जो बच्चे अभी सुख वाला बैग मतलब घर गए, मोबाइल उठाया, खाना खाया, एसी चलाया, मस्ती में सोए, रील चलाए 4-5 घंटे, ठीक है, फिर सुबह उठे, स्कूल गए, फिर कुछ किया, फिर आ गए, कुछ पढ़ा नहीं, फिर मुंह उठा के देख लिए, टीचर ने पूछा 5 मिनट पढ़ लिए, असाइनमेंट दिया था 10 मिनट पहले पहुंचने के बाद कोचिंग याद आया कि असाइनमेंट भी मिला था, बगल वाली की कॉपी उठाए तुरंत छाप लिए, ठीक है। नहीं, मैं किसी को नहीं पॉइंट आउट नहीं कर रहा बेटा, कॉमन बेटा, आप समझ रहे हो, लेकिन पॉइंट आउट मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत कॉमन बात है, आप समझ रहे हो, आपको बोल रहा हूं। नहीं बेटा मैं सच बोल रहा हूं, ये सही बात है, आज की सच्चाई है बेटा। मेरे यहां ही नहीं, बाकी जगह भी बता रहा हूं आपको बेटा, यहां नहीं बता रहा मैं, बाकी जगह बच्चों का अप्रोच ये है, पूरे दिन मस्ती करेंगे। जब उनके ट्यूशन का, जो ट्यूशन भी पढ़ते होंगे, जब उनके ट्यूशन का समय आएगा तो आधे घंटे सर ने होमवर्क दिया था, अब कहां से देखो, पीछे से देखो, एक्सरसाइज देखो, सॉल्व करके भेजूं, ये अप्रोच है बच्चों का। तो आप क्या कर रहे हो, अपने सुख वाले बैग को खाली कर रहे हो ना, घबराओ मत, एक बैग पूरा भरा पड़ा है, खुलेगा वो जल्दी, अभी उसको खोलो ना, बैठो ना 3 घंटे 5 घंटे पढ़ने बैठो ना, कष्ट होगा जीवन में, लो ना कष्ट। अभी क्या करोगे एंजॉय करके, अभी कष्ट लो, कष्ट लेने के बाद मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा कॉलेज आएगा, फिर एंजॉय करना। एंजॉय करने के लिए कॉलेज लाइफ भी है, स्कूल लाइफ से बहुत बेटर है, बहुत फ्रीडम है, ठीक है ना। तो अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो एंजॉय करते करते ही बहुत पढ़ाई हो जाएगी, कोई बोलेगा भी नहीं। यहां तो तुम अभी एंजॉय करो, बहुत मारेंगे घर वाले। समझ में आ रहा है बेटा, मेरी बातें समझ रहे हो ना। एक गाइडेंस भी, मैं थोड़ा सा आपको, ये पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों कैसे चीजें करनी है ये भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जरूरत पड़ने पे ऐसी क्लासेस में बीच बीच में लेता रहूंगा कि आपको थोड़ा बहुत लताड़ सकूं मैं। लेकिन बच्चों गलत कर रहे हो, जो 2-1 नहीं कर रहे हो ना, वो गलत कर रहे हो, और जो लोग मोबाइल चला के एंजॉय कर रहे हो ना, वो भी गलत कर रहे हो। बेटा पढ़ाई करो, मोबाइल हटा के पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों, जाओ बच्चों, बाय बाय।